देखो, अगर मैं कहूँ कि किसी को EBCL एंड ECIPL की अगर स्ट्रैटेजी करना है आपको, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सबसे अच्छे मार्क्स चाहिए इसमें, तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि अगर आपको एग्जामिशन लाना है, 60+ मार्क्स लाना है इसके अंदर, तो ये स्ट्रैटेजी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है आपके लिए। ठीक है, तो जो जो चैप्टर्स मैं कह रहा हूँ पहले उसको निपटा दो, और मैंने उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दिए। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूँ जिसमें लॉलीपॉप है। अब देखो, इसमें मैं पहले बात करूंगा सबसे पहले किसकी, मैं बात करूँ सबसे पहले न्यू सिलेबस की। ठीक है, फिर ये होने के बाद मैं बात करूंगा किसकी, ओल्ड सिलेबस की। तो इसमें दोनों आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट न्यू सिलेबस की। अब न्यू सिलेबस की जो स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छे से करना है, वो सबसे पहले फर्स्ट, जिसमें लॉलीपॉप चैप्टर्स है, जिसमें आपको देखा जाए तो 60 मार्क की, आपको कितने चैप्टर्स है, 14 चैप्टर 60 मार्क की है। अगर देखा है जो स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से आपने सबसे पहले किसको टारगेट करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊँ जो आपका सबसे बड़ा लॉलीपॉप है और सबसे बड़ा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपका हमेशा 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 आता है, तो मैं आपको बताता हूँ दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये ऐसा चिदनी चैप्टर है ऐसा, क्योंकि इसमें पता है आपको कि वो प्लेसमेंट होता है, लेयरिंग होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो बहुत ईजी है और जो 5 मार्क के क्वेश्चन आएगा। तो आपके 5 मार्क यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा जो लॉलीपॉप चैप्टर है जो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो सीक्वेंस आपने रखना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो याद रखना जो अपन ने पढ़ा था दैट इज बेनामी ट्रांजैक्शन। ये आपका अगेन कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क। और इसमें बहुत इजी है बेनामी, और ये मतलब आपके 10-15 मिनट में एक चैप्टर हो जाएगा बेनामी वाला, इतना इजी है। ठीक है, फिर जो आपको तीसरे पे फोकस करना चाहिए जिसमें 10 मार्क की आ सकता है कम से कम, वो क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो आपके लिए कम से कम 10 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये पहले सीक्वेंस रखना चाहिए। फिर जो लॉलीपॉप चैप्टर है अपना दैट इज लीगल मेट्रोलॉजी। ये इसमें क्या है ना, ये 5 मार्क कन्फर्म है, बट इसमें आपको वो सेक्शन करना सबसे इम्पोर्टेंट, 4, 5, 7, ये 4 स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स क्या होते हैं, 5 में बताया यूनिट्स क्या है वो, और 7 में बोला कि आपको ये फॉलो करना है। तो ये 4, 5, 7 एंड वेक्ससियस सर्च क्या होता है, जो पुलिस ऑफिसर आपके घर पे विदाउट रीजन आता है, तो वो क्या है। हाँ, तो वो आपके घर पे आता है तो उसकी पेनल्टी क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बहुत चिंदी और बहुत लॉलीपॉप चैप्टर है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो आपको एग्जाम में आएगा इस बार, दैट इज ACZ, 5 मार्क के लिए। ACZ में बहुत ईजी है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है भाई साहब ACZ के केस में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर किसी एरिया को अनाउंस कर दिया ACZ क्या होता है, तो उसे ACZ माना जाता है। उसमें एप्कोल कमेटी होती है, यस, डेवलपमेंट कमिश्नर होता है। तो ये बहुत इजी है बच्चों ACZ के बारे में एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन क्या था पता है, ACZ क्यों बना है, ACZ के फीचर्स क्या है, यही क्वेश्चन हमेशा आता है। यस, एंड इस केस में एक क्वेश्चन आता है कि भाई साहब कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन अथॉरिटीज को ओवरसीड कब करता है। ओवरसीड मतलब कहना मतलब उनकी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना, जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं सुनेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उस अथॉरिटी को क्या कर सकता है, सुपरसीड कर सकता है, मतलब उनके आगे जा सकता है, उनकी अथॉरिटी को अपने पास ले सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है, और 3 महीने के अंदर उनको नई अथॉरिटी को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉग आप करके 5 मार्क खिलाएंगे आपको, और इसमें 2 ही क्वेश्चन आते हैं, एक ACZ क्या है उसके फीचर्स, एंड दूसरा गवर्नमेंट सुपरसीड कब करता है उस अथॉरिटी को। अगर मैं बात करूं सबसे उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है जो आपको ऐसे ही याद रखना, चिंदी है पूरा, इसमें कुछ नहीं है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट क्या है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि अगर प्रोस्पेक्ट में चेंजेस है, मतलब अगर आपने प्लान में चेंज कर दिया, तो अथॉरिटी के पास ऑप्शन था विड्रॉ कर सकते हैं उनका प्रोजेक्ट, 5 साल के अंदर कोई डिफेक्ट निकला तो बिल्डर को देना पड़ेगा। यस, रियल कौन से इसके अंडर नहीं आते, जिसका स्क्वायर फुट 500 किलोमीटर से कम है, जो नंबर ऑफ अपार्टमेंट 8 से कम है, तो ये एक्सेप्शन पड़ गया ना रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के अंडर, और यहां पे नहीं सुनते तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। तो ये बहुत चिंदी चैप्टर्स है। यस, अब जो आपको मैं बताऊं जहां पे आपके मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं,
यस, दैट इज, अगर फेमा की तरफ जाना चाहते हो ना आप, तो मैं कहूंगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट सबसे चिंदी चैप्टर है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको पहले इन चैप्टर को डालें। आप देखो मार्क्स कितने हो गए, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, तो आपके 40 मार्क क्या के, मतलब आपका पासिंग परसेंटेज हो जाएगा। भाई साहब मैं 40 पे पास हूं, मैं अभी आईपीआर पे नहीं गया हूं, अभी मैंने ऑब्जेक्टिव भी हाथ नहीं लगाया है, स्टिल आप पास हो जाओगे 40 मार्क। पहले छोटे छोटे चैप्टर्स, बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जाते फेमा, इतना बड़ा खाने के लिए जाते हैं फेमा। आपका मुंह इतना इतना बड़ा खाना चाहिए क्या भाई साहब, थोड़ा थोड़ा खाओ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसी चैप्टर्स में फोकस करो। देखो फेमा आएगा तो 100 मार्क के लिए नहीं आएगा, बच्चे की तो फेमा 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 बहुत डिफिकल्ट है, अगर मार्क किया फेमा जाने दो, 100 मार्क के लिए नहीं है ये चैप्टर। कंफर्म एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के ऊपर, तो ये पहले 40 मार्क आपके कंफर्म कर लो। आपने 40 मार्क कंफर्म कर दिए न्यू सिलेबस वालों ने, तो बस भाई साहब आपको सबसे पहले आना है किसकी तरफ, किसकी तरफ, आईपीआई की तरफ। देखो ये चैप्टर में ना आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, इसमें कोई ऐसे बड़े लिमिट नहीं है कि ये इतना बड़ा लिमिट है इसमें के अंदर ही है। इसमें सिर्फ सेम प्रोसेस, आपको सिर्फ थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है और खुद का कुछ डालना है उसमें कंटेंट, कि अच्छा होना चाहिए एनवायरमेंट, ये सब वो डालना है आपको कंटेंट। बाकी इसमें ऐसा कोई स्टैटिक पार्ट नहीं है, क्योंकि सीसीआई इसमें स्टैटिक पार्ट है, फेमा के अंडर स्टैटिक, इसलिए मैं वहां तक नहीं आया अभी तक। आप सोचो ये आपके हो गए 40 मार्क। मैं कहूँ आईपीआर की, अगर आईपीआर आप सोचो, अगर सबसे पहले आप जो हिट करोगे वो ट्रेडमार्क, बहुत इजी है। वेल अब इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं, कौन से, एक तो वेल नोन ट्रेडमार्क क्या होता है एंड ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट कैसा होता है, बस ये दो क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन आता है, इसे अच्छे से पढ़ लो। यस, पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट भी क्या होता है ट्रेडमार्क का। अब सबसे नेक्स्ट आएगा वो सीक्वेंस रखना, कौन सा, पेटेंट। पेटेंट मतलब प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, तो इसमें दो आता है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड प्रोविजनल एप्लीकेशन। पहले आप प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करते हो, 12 महीने के अंदर आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना पड़ता है। और कौन से इसमें पेटेंट नहीं मिलता है, जैसे रिलीजियस अफेयर्स के अगेंस्ट हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट स्कैंडल्स हो सकता है, तो उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बढ़ता। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज डिजाइन। अब डिजाइन में क्या है ना, मैं आपको बताऊं, क्या एक डिजाइन एक आर्टिकल के लिए अप्लाई हो सकता है, बट वही डिजाइन दूसरे आर्टिकल में भी अप्लाई हो सकता है। अपन ने पढ़ा था एनिमल फूड, ह्यूमन फूड, तो उसमें आर्टिकल्स आते हैं, तो रजिस्ट्रार डिनाई नहीं कर सकता कि भाई साहब आपकी डिजाइन तो सेम है, क्योंकि वो कहते हैं कि डिजाइन नहीं होनी चाहिए तभी रजिस्टर हो सकता है। बट वो डिजाइन अगर सेम आर्टिकल के अप्लाई करना चाहते नहीं होगी, बट कोई डिफरेंट आर्टिकल होता है तो उसे क्लासिफिकेशन कहा जाता है, दैट इज अलाउड। फिर आपका फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा, वो लास्ट रहेगा आपका, क्या आएगा, कॉपीराइट। और कॉपीराइट तो सबसे चिंदी है, ठीक है। कॉपीराइट में सिर्फ 60 साल टिल द डेथ ऑफ द ऑथर, और याद रखना क्या, कॉपीराइट 60 साल टिल द डेथ ऑफ द ऑथर, इन दोनों से जो भी है। और इस केस में ना कंपल्सरी लाइसेंस कब मिलता है, ये कंपल्सरी लाइसेंस इसका फेवरेट क्वेश्चन ना, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लेना कहीं, तो कंपल्सरी लाइसेंस क्या होता है अंडर द कॉपीराइट, और ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। जब जो जिसने कॉपीराइट बनाया ना वो इंसान डिनाई करता है आपको, वो मैं नहीं दूंगा आपको लाइसेंस, तो आप क्या करते हो, रजिस्ट्रार के पास जाते हो, बोलते हैं कि भाई साहब ये नहीं बोल रहा है, तो रजिस्ट्रार क्या करता है, भाई साहब देखता है कि कौन से पर्पस पे नहीं बोला, अगर जूनियर ने पब्लिक पर्पस के लिए तो आपको लाइसेंस दिया जाएगा और आपको रॉयल्टी उसको देनी पड़ेगी, तो उसे कंपल्सरी लाइसेंस कहा जाता है। यस, वो कमर्शियल कोड में अटल। तो ये इधर है ना, यहाँ पे आपके 40 मार्क विथ एमसीक्यू सब कुछ कवर हो जाएगा, तो आपके कितने मार्क हो गए, 80। अब बचा आपके पास टाइम ये करने के बाद, तो आ जाओ जो फेमा के चैप्टर उसमें आ जाओ, आपको कितना मार्क करना है फेमा, और 20 मार्क, तो आपका आधे से ज्यादा टेंशन खत्म हो जाएगा ना। आप सिर्फ फेमा करते बैठोगे, इतना पढ़ना फेमा के अंडर, वो एफटीपी इतना बड़ा, सो एफटीपी बच्चे लेके बैठे हैं, उसके बाद उसमें स्कीम्स इतनी एफटी के अंडर, बच्चे बोलते हैं सर वो एफडीआई ओडीआई उसके अंडर है, भाई साहब उसको बाजू में रखो, मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से, बट आपकी याददाश्त अगर कम है तो उसको बाजू में रखो, पहले इसको टारगेट रखो, 80 मार्क कंफर्म हो गए, फिर आप जंप मारो ईसीबी की तरफ। अब ये 80 मार्क होने के बाद आप जंप करना ईसीबी की तरफ। ईसीबी सबसे चिंदी और सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। फिर आप लगाना एफडीआई की तरफ, और सबसे चिंदी क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका रेबलाइज रेमिटेंस स्कीम की तरफ। उसमें 2,50,000 US$, का लिमिट मिलता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये तो करके ही जाओ, आंखें बंद करके जाओ, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो इसकी तरफ आओ, तो यहां पे आपके कम से कम, और इसमें आएगा आपका नेक्स्ट आरबीआई, यस और नो, यस, हाँ
अब इसमें आप देखोगे ना तो आपको कम से कम यहां पे बात कहूंगा मैं कि यहां पे आपके 10 मार्क आ गए तो कितना हो गया 90। आप सोचो आपके पास 10 मार्क बचे हो कौन है एफटीपी होगा चैप्टर को बाकी एक दो चैप्टर से, तो भाई साहब वो इतने डिफिकल्ट उसको बाद में रखो। तो अगर आपने ये स्ट्रैटेजी रखी तो आपका कम से कम मैं बोलूंगा 90 मार्क का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। जो बच्चे फीमा टेंशन लेके बैठे ना उनका आधा से ज्यादा टेंशन कम कर दिया ये अगर ऐसा स्ट्रैटेजी रखोगे तो। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस रखना और एग्जाम में क्या करना, अगर फेमा का क्वेश्चन पहले आता है तो एक पेज पे करना क्वेश्चन नंबर 1, 2 पेज छोड़ देना, नेक्स्ट पेज पे जाओ क्वेश्चन नंबर 2, जो अपन ने सिंगल इमीडिएट जो आते जल्दी वो लिखते जाओ, बाद में फेमा के लिए आराम से लिखो। फिर जो क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करो बट सीक्वेंस सेम रखना, एक क्वेश्चन के लिए 2 पेज छोड़ते जाओ, कोई आपको मारने नहीं वाला। ठीक है, और इंट्रोडक्शन के नीचे लाइन छोड़ते जाओ, उसके बाद पॉइंट्स, फिर फैक्ट्स, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर पॉइंट्स, फिर कंक्लूजन। 3 से 4 लाइन, 2 से 3 या 3 से 4, बस इतना ही बस सफिशिएंट है। 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 लाइन सफिशिएंट, 2 से 3 लाइन सफिशिएंट है। फैक्ट्स में 4 लाइन आनी चाहिए एंड कंक्लूजन में 3 लाइन, तो कम से कम आपका एक पेज पूरा भर जाएगा। ठीक है, चलो तो यह हुआ न्यू सिलेबस के स्ट्रैटेजी। यस पेपर में ऑर्डर करो बट स्पेस छोड़ सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी, अगर किसी को डर लगता है फेमा ये दिमाग में टेंशन है तो इसको आप छोटे छोटे चैप्टर अगर निपटा दोगे ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आते हैं ओल्ड सिलेबस की तरफ, और मैंने इसमें सीसीआई भी नहीं कंसिडर किया, इसमें अगर सीसीआई डालोगे क्लास में तो भी आपका हो जाएगा 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये हिसाब से आप सीक्वेंस रखना। नेक्स्ट बात करते हैं ओल्ड सिलेबस। ओल्ड सिलेबस के तो मैं कहूंगा तो बिना कुछ किए आंखें बंद करके ओल्ड सिलेबस को सीसीआई को चाटना है पूरा। और मैंने बोला आपको डोमिनेंस, एंटी कॉम्पिटिटिव, कॉम्बिनेशन, सीसीआई के ऑर्डर पास कर सकता है इन केस ऑफ डोमिनेंस, फिर कंपटीशन एडवोकेसी क्या होता है। इसके बाहर क्वेश्चन में कुछ नहीं आता है, इंस्टीट्यूट ने आज तक जितने भी क्वेश्चन, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है भाई साहब कार्टल क्या होता है, ये 6 क्वेश्चन, इसके बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको चार्ट लो पूरा, क्योंकि आपके यही पे मार्क्स बनेंगे 25। आपका आधे एक ही चैप्टर आपका पूरा कॉन्फिडेंस बना देगा। और जैसे आपका सीसीआई बन जाएगा बच्चों, तो मैं कह रहा हूं आपको शिफ्ट करना है यहां पे इन चैप्टर की तरफ। अगर मैं कहूं देखो ओल्ड सिलेबस की अगर मैं स्ट्रैटेजी बनाऊं, सीसीआई 25, फिर आपका जो क्वेश्चन बनता है हमेशा आरबीआई 5 मार्क, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आपका बनेगा 5 मार्क, फिर आपका बनेगा मनी लॉन्ड्रिंग 5 मार्क, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपके लिए 10 मार्क, फिर आपका बनेगा एक बहुत इजी चैप्टर है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो आपको आएगा 5 मार्क के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फिर आपका जो 5 मार्क के लिए सबसे इजी और चिंदी चैप्टर है जो मैंने आपको बताया था वो आएगा आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टोपा, जो 5 मार्क के लिए बहुत इजी है आपको टोपा। तो आप देखो अगर ये 25 और ये 5, 10, 15, 25, 30, 35, तो आपके ये 35 हो जाएंगे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो आप सोचो 35 प्लस ये 25, तो आपको 60 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा पासिंग मार्क्स। अब आपके पास अगर टाइम बचा है, आपको अभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो आ जाओ, फिर आप ईसीबी की तरफ आओ, एक्सटर्नल कमीशन बोइंग, फिर एफडीआई की तरफ आओ, फिर आप पढ़ो रेगुलराइज रेमिटेंस स्कीम की तरफ आओ, फिर ओडीआई की तरफ आओ, फिर एससीजेड की तरफ आओ। ये चैप्टर देंगे आपको कम से कम, फिर उसके बाद देंगे 15 मार्क्स, 15 से 20 मार्क, मतलब आपका यहां पे स्कोर होगा 80 मार्क्स। फिर आपको जिन बच्चों का डिफिकल्टी लगता है फिर आओ एफटीपी की तरफ लास्ट में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आप लास्ट में रख सकते हैं, उसको अगर बहुत डिफिकल्टीज है आपको तो एफटीपी की तरफ आओ, फिर एनबीएफसी की तरफ आओ, यस नो, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट की तरफ आओ। तो आपका ये मार्क देगा अराउंड 10 से 15 मार्क्स, तो आपका आएगा 95। तो ऐसा स्ट्रैटेजी आप रखना कि ऐसा सीक्वेंस रखना। मैं कहूँगा अगर एफटी पे आपको डिफिकल्टी का बहुत बड़ा चैप्टर है तो आप उसको स्किप करके, मतलब बाद में करने का अगर प्लान है तो एनबीएफसी, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसको पहला प्रेफरेंस देना। ठीक है, चलो आपको आईपीआर के जो अब देखो अभी नेक्स्ट सेशन जो होगा एक ही सेशन, आज डेट क्या है 8, तो आपका पेपर कब है 22। तो मैं क्या करूँ, तो आपका एक ही सेशन नहीं होगा, आप ऑनलाइन ही आओ, ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं, जो नजदीक हो ऑफलाइन में आओ। तो नेक्स्ट वीक में ना मैं आपको डेट बताता हूँ, मंडे ट्यूसडे। अब अभी आप आपकी पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है, अभी आप रुको मत, मैराथन अभी हो चुका है। मैं आपको क्या बताऊँ, आईपीआर की रिवीजन आपको चाहिए
जो भी ओवरव्यू एंड प्लस एमसीक्यू सेशन के लिए सिर्फ एक सेशन होगा, नेक्स्ट वीक में होगा। मैं बताऊंगा वो नेक्स्ट वीक में क्यों रखा है एग्जाम के बहुत पहले, क्योंकि नेक्स्ट वीक में अकाउंट 15, 13, 14 डेट आएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एमसीक्यू ज्यादा याद रहेंगे आपको, क्योंकि एमसीक्यू पढ़ेंगे ना आपको क्या सॉल्व करना, आपको याद रहेगा एग्जाम में क्या सॉल्व करना, एमसीक्यू आपको इजीली आ जाएंगे। भेज भी दूंगा, प्लस यूट्यूब पे लाइव सेशन भी होगा उसका, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का। उसमें 200, 300, 200 जितने में एमसीक्यू बन पाएंगे उतने एमसीक्यू लूंगा मैं, ठीक है। तो वो आपका एक इंपॉर्टेंट सेशन होगा, तो उसको मैं आपको अपडेट करूंगा उसके हिसाब से। तो आप ये स्ट्रैटेजी करना और पूरा अटेम्प्ट करना 100% पेपर, कहीं मत छोड़ना। माँ क्या पैसे पूरे भरे तो पेपर भी पूरा देना चाहिए, पेपर छोड़ने का नहीं। पेपर को आप छोड़ गए तो याद रखना आप छूट जाओगे पास होने से, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन छूटना मतलब आपके 2-3 मार्क को छूटना है, और 2-3 मार्क जिसकी टोटल 47, 48 रहती है उसके जाके पूछना 2 मार्क कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी आप पेपर छोड़ने का ख्याल दिमाग में आए तो नहीं मार्क क्या कुछ ना कुछ लिखो, क्लास का याद करो, कुछ ना कुछ तो सर ने बताया था, कुछ ना कुछ सर ने भोगा था, तो वो अपने को लिखना है। जहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा एटलीस्ट गिव अप मत करना, कुछ तो लिखो, जहाँ पे 1-2 मार्क्स तो आएंगे, 1-2 मार्क्स बहुत बढ़िया होते हैं, सफिशिएंट होते हैं। तो इसलिए 100% पेपर अटेम्प्ट करना, और कुछ लगा बीच में तो मैं आपके साथ हूँ हमेशा, जैसे स्टार्टिंग से रहो। तो कुछ भी ज़रूरत लगे तो ड्रॉप अ मैसेज ऑन मी व्हाट्सअप, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत लो। एंड ऑल द बेस्ट, डू वेल, एंड आई होप ये 3-4 मंथ बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छा अपन ने पढ़ा, पूरा कंसेप्चुअल वाइज देखा जाए। और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत ली, आप नहीं कहोगे बट स्टिल मैं कहता हूँ, क्योंकि मैंने आपके लिए नॉर्मल बैच भी पढ़ाया, फास्ट ट्रैक में भी पढ़ाया, प्लस मैंने चार्ट बुक भी प्रोवाइड दिया आपके लिए, आपका स्टडी अच्छा सा हो। अब मैं आपको एमसीक्यू बुक भी, एमसीक्यू भी दे दूंगा, मैंने क्वेश्चन पेपर भी दे दिया इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस भी दे दिए इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी भी बता दी। तो जो एक फैकल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैंने पूरी निभा दी है। अगर मेरे साइड से कुछ बचा है पेंडिंग तो बता देना, एक्सेप्ट एमसीक्यू मैं पक्का निभाऊंगा आपके लिए। सो जिस दिन एमसीक्यू होगा उसी दिन वो रिवाइज कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच। नहीं, मैं आईपीआर के करूँगा ना आपकी रिवीजन, जिस दिन एमसीक्यू सेशन होगा ना, जिस दिन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना आईपीआर के, तो ओल्ड वाले बच्चे चले जाएंगे ऑनलाइन में, सिर्फ आप बचोगे, तो उस टाइम मैं आपको वो रिवाइज करके दूंगा क्या होता है। और मैं आपको सजेशन कर रहा हूँ, जो मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा उसको एक बार लिख लो। मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा ना आपको 100 मार्क का, वो लिख क्वेश्चन पेपर करके, तो आप वो पूरा लिख लो, तो आप वो अच्छे से पूरा लिख लो, एक बार राइटिंग प्रैक्टिस करो अभी एग्जाम के पहले, ठीक है। सो एंड एक क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व होता है, मैं कोशिश करूँगा कि आप 1-2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो आंसर राइटिंग का एक बार, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैंने जो क्वेश्चन पेपर भेजा उसको एक बार लिखो अच्छे से, भले देख के लिखो बट लिखो। एंड प्लस अगर वो हो जाता है जल्दी तो लास्ट ईयर का एक कोई भी क्वेश्चन पेपर लिखो एक बार वापस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। जो मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा ना वो लिख के लेके आओ पूरा, नहीं नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप यू विल मैसेज मी ऑन 25th Feb, बिकॉज दिसंबर रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, 25th Feb को ही आता है इमीजिएटली, 11 बजे 1 बजे आता है। तो आप मुझे इमीजिएट इन्फॉर्म करना सर मैं पास हो गया, एंड मैं तभी पार्टी का कुछ नियोजन करूँगा, फिर उसी दिन डीजे नाइट का कुछ तो आपके लिए। बट याद रखना ये थोड़े से दिन है ज़िंदगी के, 10 दिन बचे आपके, तो आपको बहुत बेहतरीन उसको यूज़ करना है। हर टाइम का समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, तो अच्छे से करना है। ये कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं, जस्ट सीएस की एग्जाम है, इसमें हर बच्चा अगर मेरे जैसा 50% का बच्चा पास हो सकता है तो आप भी पास हो सकते हैं, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, सिर्फ अपनी सोच डिफिकल्टीज है। घर पे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का कुछ शादी है, क्या है, सब कुछ गया बाहर में, कुछ नहीं, अपने को फोकस करना, अपनी लाइफ अपने को बनाना है खुद को, बहुत ईजी है, बहुत अगर प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करो, रिवाइज इज द सक्सेस मंत्र। अभी लास्ट डेज में जो रिवाइज करेगा सबसे ज़्यादा वही सक्सेसफुल होगा। यस, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।